नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए देखा जाए तो 12 दिन का वक्त ही बाकी है। लिहाजा अप्रैल में कुदरत की बढ़ती तपिश के साथ देश के सियासी पारा को देखें किस तरीके से वो बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों का तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। पीएम 10 साल की कामयाबियां गिना रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये होगा कैसे? इसका जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में हम लाए हैं। 10 राज्यों की वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। सुबह सहारनपुर, दोपहर पुष्कर और फिर शाम होते होते गाजियाबाद। योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जिस वक्त कमल के छापे वाली पार्टी अपनी 45वीं सालगिरह मना रही थी, जब बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता 4.5 दशक के संघर्ष और सफलता के पन्ने पलट रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पार्टी के आकार को 400 पार का विस्तार देने का संकल्प ले रहे थे। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली सहारनपुर में की, फिर राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, देर शाम फिर यूपी के गाजियाबाद में रोड शो किया। हर रैली में 400 पार की हुंकार भरी। पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया हो। ना ही ये पहला मौका है जब बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का दावा किया हो। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? जवाब हम बताएंगे। पहली बार आप देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि मिशन 370 के लिए बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें किन राज्यों में मिल सकती हैं? बीजेपी का ऑपरेशन 100% कैसे कामयाब हो सकता है? पहले फेज के चुनाव में जब बमुश्किल 13 दिन का वक्त बाकी है, तब बीजेपी ने कैसे और किन राज्यों में 100% जीत का टारगेट फिक्स कर लिया है, ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक। ये वे राज्य हैं जहां बीजेपी सभी सीटें जीतने के मिशन पर काम कर रही है। देश के इन 10 राज्यों में लोकसभा की कुल 225 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी इनमें से सिर्फ 6 राज्यों यानी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में ही लोकसभा की सभी सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। 2024 में बीजेपी को अगर 370 पार का ख्वाब साकार करना है तो इन्हीं 225 सीटों से पूरा हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? ये जानने के लिए पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बीजेपी ने 80 में 80 सीटें जीतने का जो यूपी में प्लान बनाया है, उसका सबसे अहम कड़ी है मोदी फैक्टर। खासतौर पर हारी हुई सीटों को इस मोदी फैक्टर के जरिए बीजेपी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। समीकरण बदले हैं, इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ नहीं है। ये भी बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है और पश्चिम में जिस तरह से उसे
राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिला है उससे भी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही हर बूथ पर 370 प्लस वोट जोड़ने की योजना, बोनस वोट जोड़ने की योजना और साथ में जो टिफिन बैठक है उनके जरिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की योजना, इस सब के जरिए बीजेपी 80 में 80 का लक्ष्य प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ये वो सूबा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में तूफानी रैलियां कर रहे हैं, 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने यूपी के मेरठ से ही प्रचार की शुरुआत की थी और फिर सहारनपुर में रैली की, गाजियाबाद में रोड शो किया। आगे भी कई रैलियां होनी हैं। सवाल ये है कि यूपी पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? जवाब है 2019 के नतीजे। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इनमें से 10 सीटों पर बीएसपी, 5 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2019 में इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम था। मछली शहर सीट पर बीजेपी के भोलानाथ ने बीएसपी के त्रिभुवन राम को सिर्फ 181 वोटों से हराया था। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बीएसपी के चंद्रभान सिंह से सिर्फ 14,526 वोटों से जीती थी। मुजफ्फरनगर में अजित सिंह को बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने 6,526 वोटों से हराया था, जबकि बागपत से जयंत चौधरी को बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने 23,502 वोटों से मात दी थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों 12,353 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए बीजेपी साल भर पहले से ही इन सीटों के समीकरण साधने में जुट गई थी। राजनीति में दावे होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? ऑपरेशन 100% के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? जवाब ऐसे समझिए। बीजेपी ने इस बार हर बूथ पर 370 प्लस वोट का टारगेट सेट किया है। हर बूथ पर पिछले चुनाव में मिले वोटों से 370 वोट ज्यादा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के कुल 163,000 बूथों पर बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी का पूरे प्रदेश में टिफिन बैठकों का भी प्लान है। इसके तहत बूथ अध्यक्ष घर से टिफिन लाकर एक दूसरे के साथ टिफिन बैठक करेंगे। इसकी शुरुआत खुद पीएम मोदी ने वाराणसी के 666 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कर दी है। बीजेपी का जो प्लान है 80 में 80 सीटें जीतने का, आपको क्या लगता है वो किस तरह से बीजेपी उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? बीजेपी इलेक्शन की तैयारी बहुत साइंटिफिक तरीके से करती है, वेल प्लान्ड करती है। बीजेपी इस बार मुस्लिम इलाकों में भी खास फोकस कर रही है। मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी ने इस बार खास रणनीति तय की है। बीजेपी उन इलाकों में मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाएगी जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 20,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं और मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं। यूपी की 20 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 2022 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाभार्थियों को ही माना जा रहा था, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2024 में भी बरकरार रहेगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पब्लिक की अपनी राय है, लेकिन यूपी में बीजेपी जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, उससे विरोधी पीछे छूटते दिख रहे हैं। इंडिया अलायंस कई जगह सीटें फाइनल नहीं कर पाया है। खासतौर से समाजवादी पार्टी लगातार कैंडिडेट बदल रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में निशाना भी साधा। आज सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। विरोधियों पर अटैक के साथ ही बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक और वजह है, और वो है मायावती का अकेले चुनाव लड़ना, जो कुछ हद तक चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद है। वेस्ट यूपी में जाट समुदाय के साथ ही मुसलमान और दलित वोटर निर्णायक हैं। सहारनपुर में करीब 23% दलित वोटर हैं। इसी तरह कैराना में 17%, मुजफ्फरनगर में 21%, बिजनौर में 23%, नगीना में 22%, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17%, जबकि मुरादाबाद में तकरीबन 15% दलित मतदाता हैं। मायावती अपने उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, जो बीजेपी को मुफीद नजर आ रहा है। लेकिन क्या यूपी में क्लीन स्वीप होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली चलते हैं। और देखिए, आप दिल्ली में पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी बड़ा था। बीजेपी ने 2019 में हुए चुनाव में बड़ी जीत भी हासिल की। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के तमाम नेता जीतना तो दूर, मुश्किल से अपनी जमानत बचाते नजर आए। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं। 24 में चुनौती बड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सवाल यह है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है। हफ्ते भर पहले की बात है। इंडिया अलायंस के सभी नेता मंच पर मौजूद थे। वार हुआ, पलटवार हुआ, और ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया अलायंस के सभी नेता एक मंच पर मौजूद थे। एक सुर में बीजेपी और केंद्र सरकार को कोस रहे थे। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। सदैव नहीं रहती सत्ता, यही संदेश था भगवान राम का उनके जीवन का। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गुंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। ये उसी दिल्ली का रामलीला मैदान था, जहां बीजेपी लगातार 2 बार से क्लीन स्वीप कर रही है, जिसका मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कर रही हैं। सवाल ये है, क्या दिल्ली में 2014 और 2019 वाले नतीजे रिपीट होंगे? क्या कांग्रेस और आप बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगी?
दिल्ली में ऑपरेशन 100% के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? दिल्ली के लिए बीजेपी पहली लिस्ट में ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पुराने उम्मीदवारों में सिर्फ मनोज तिवारी की ही सीट बच पाई है। 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। दिल्ली में जिन और सांसदों के टिकट काटे गए हैं उसमें नाम है क्रिकेटर गौतम गंभीर का, प्रवेश वर्मा जो सांसद थे, उसके अलावा रमेश बुधूड़ी जो कि दक्षिण दिल्ली से सांसद थे। इसी तरह से चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी उनका भी टिकट कट गया है। अब सवाल ये है कि दिल्ली की लिस्ट से पुराने नाम क्यों डिलीट किए गए? इनमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन लगातार 2 बार से चांदनी चौक सीट से सांसद थे। इस बार उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। प्रवीण खंडेलवाल वैश्य जाति से आते हैं। चुनावी राजनीति में वो नए हैं, लेकिन व्यापारी नेता के तौर पर उनकी पहचान दिल्ली में अच्छी खासी है और चांदनी चौक लोकसभा सीट मुख्य तौर पर व्यापारियों से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसे में प्रवीण खंडेलवाल को उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। लेकिन चांदनी चौक के वोटर क्या कहते हैं? जनता की उम्मीदें अच्छी है, यहाँ से जीत के जाएंगे खंडेलवाल जी। यहाँ की लोकल है और चांदनी चौक से पहले भी लड़े हुए हैं, तो अच्छे चुनाव से अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे यहाँ से। क्या वजह मानी जा रही है कि टिकट काटा गया है, नए उम्मीदवार को उतारा गया है? वजह तो कुछ नहीं होती, पार्टी संगठन तय करता है कि किस वजह से क्यों करे, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन जी ने काम नहीं किया चांदनी चौक में। हर्षवर्धन जी पिछले 10 सालों से सांसद थे, अगर काम नहीं किया तो पार्टी उन्हें दूसरी बार भी टिकट नहीं देती। चांदनी चौक से नई दिल्ली चलिए, जहां बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। चुनावी राजनीति में भले बांसुरी का चेहरा नया है, लेकिन उनके साथ उनकी मां सुषमा स्वराज का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी संकल्पित है एक सशक्त भारत के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा परम धर्म, इन दोनों सिद्धांतों को आत्मसात कर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ एक विकसित भारत के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहा है। चुनावी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में रामलीला मैदान में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई, क्या उसका चुनावी नतीजों पर भी असर होगा? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया हो, लेकिन उसका असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा, या ये कहा जाए कि वो चुनावी नतीजों में तब्दील नहीं होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। और बीजेपी के नेता उदाहरण दे रहे हैं 2019 में लोकसभा में जिस तरीके से सपा और बसपा के बीच गठबंधन तो जरूर हुआ था, लेकिन मतदाता दोनों ही दलों के एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं जुड़े थे और बीजेपी ने वहां पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया था। और ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि दिल्ली में भी भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए हो, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता उनके एक साथ आपको नजर नहीं आएंगे और साफ तौर पर पिछले चुनावों की तरह ही बीजेपी एक बार फिर से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करेगी। चुनावी नतीजों के आंकड़े भी कुछ इसी तरह का इशारा देते हैं। मसलन दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सभी 7 सीटों पर 50% से भी ज्यादा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला दें तो भी कुल प्रतिशत होता है 41। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर पड़ता दिख नहीं रहा। लेकिन 400 प्लस का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती।
दिल्ली में कुल 256 मंडल हैं। बीजेपी ने हर मंडल में तकरीबन 10 से 16 शक्ति केंद्र चिन्हित किए हैं। हर शक्ति केंद्र के अंदर 3 से 5 बूथ और हर बूथ के अंदर तकरीबन 20 से 25 पन्ना प्रमुख। हर एक पन्ना प्रमुख के पास कम से कम 60 मतदाताओं के नाम, पते और उनके पॉलिटिकल झुकाव की जानकारियां हैं। साथ ही इन्हीं पन्ना प्रमुखों के सहारे हर मतदाता के पास 4 से 5 बार जाकर उनका वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाने का भी जिम्मा है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब घोटाला चुनावी मुद्दा बन चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर यह कहकर हमले कर रही है कि आम आदमी पार्टी जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, आज सत्ता पाने के लिए और भ्रष्टाचार में भागीदारी निभाने के लिए एक साथ खड़ी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर वो कोई सिंपैथी वोट आया या सिंपैथी गेन की तो फिर उससे कैसे निपटेंगे? आपने कभी किसी चोर और अपराधी के लिए सहानुभूति देखी है? एक आदमी जो दिल्ली की जनता को लूट रहा है, जाके देखिए ना उन बहनों को जिन्होंने इस शराब की दुकानों की कीमत चुकाई है। जब शराब एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री बट रही थी, कैसे युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, कैसे उन माता और बहनों के साथ अत्याचार होते थे। जिन्होंने इस शराब की पीड़ा को सहा है, वो जो बहनें हैं वो घर घर जाके बता रही हैं कि ये अच्छा हुआ, इसने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की थी, ये ईश्वर ने इसको सजा दी है। बीजेपी को 2014 और 2019 जैसे नतीजों का ही भरोसा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से कुछ हद तक असर हो सकता है। मसलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट काफी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस के पारंपरिक वोटर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं, जो कि दोनों पार्टियों में बंटे हुए हैं। इसी वोट बैंक के दम पर इंडिया अलायंस बीजेपी की शिकस्त का दावा कर रहा है। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाह हुकूमत को हटाने के लिए, अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, भाजपा के लोगों को, कि केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को हम लोगों को जेल में रख के वो कहीं सफल हो जाएंगे। सियासत में दावे तो होते ही हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने 3 मौजूदा विधायकों को ही लोकसभा का टिकट दिया है। ऐसे में महाबल मिश्रा को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी के बाकी तीनों चेहरों में कोई भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना चुनाव लड़ने के लिए माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली फतेह को लेकर कॉन्फिडेंट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और छोटी पार्टियों को नुकसान पहुंचाकर बढ़ी है, लिहाजा चुनाव में टक्कर देनी है तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। वैसे दिल्ली में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है, तब तक राजधानी की चुनावी राजनीति के कई और रंग देखने को मिलेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान में थे। पीएम ने पुष्कर में रैली की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी शनिवार को राजस्थान में ही मोर्चा संभाला। जयपुर में बड़ी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी इसी रैली में मौजूद रही और सोनिया गांधी ने करीब 2.5 साल बाद किसी चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, देश को डरा रहे हैं। देश चंद लोगों की जागीर नहीं। लंबे वक्त के बाद सोनिया गांधी चुनाव मैदान में आई
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार निशाने पर रही। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। जयपुर में कांग्रेस की रैली में दिग्गज मौजूद रहे। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर अटैक किया। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जिस घोषणा पत्र को कांग्रेस की गारंटी बता रहे थे, कांग्रेस के उसी घोषणा पत्र को लेकर पुष्कर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी रैली थी। इससे एक दिन पहले ही चुरू में उन्होंने बड़ी रैली की थी। प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज राजस्थान में कई रैलियां कर चुके हैं। सवाल ये है कि राजस्थान पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। खास बात यह है कि 2019 में बीजेपी का हर सीट पर जीत का मार्जिन 3 लाख से भी ज्यादा वोटों का था। सबसे ज्यादा अंतर भीलवाड़ा सीट पर रहा था, जहां बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 वोट से हराया था। लेकिन क्या राजस्थान में बीजेपी 2024 में भी अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी? जनता जिस प्रकार से, आम जनता भी जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और आशीर्वाद भी इतना कि पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस प्रकार से 400 पार का नारा आप देख रहे होंगे, आम जो 400 पार का नारा है कोई पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं दे रहे। आप गांव ढाणी खेत में भी जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से यही निकलेगा कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सीटें आने वाली है, और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनने वाले हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति मरुधरा के सियासी मैदान में एक बार फिर फुल फॉर्म में कमल खिलाएगी। बावजूद इसके बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, इसीलिए चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है। मसलन 500 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाएगी। हाल ही में अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी का विजन घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर 25 लोकसभा सीट जीतना चाहती है, लेकिन इस बार कुछ जगह पर चुनौती भी है, और इसी के तहत एक खास स्ट्रेटेजी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तमाम कमजोर सीटों पर सभाएं भी कराई जा रही हैं। चूरू में राहुल कसवा बीजेपी का दामन छोड़ गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने आकर फिदा बदलने का प्रयास किया। इसी तरह भागीरथ चौधरी अजमेर में थोड़े कमजोर साबित होते दिखे तो वहां पर भी प्रधानमंत्री की सभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को वहां पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं।
हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी उन तमाम कमजोर सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है और चाहती है एक बार फिर जीत की हैट्रिक बने। 3 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके क्या क्लीन स्वीप के लिए राह इतनी आसान है? कुछ वजहें जानिए। आरएलपी और सीपीआई का कांग्रेस से गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी के कई नेता बागी हो गए हैं। इनमें चुरू से राहुल कसमा तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए और टिकट भी ले लिया। बाड़मेर जैसलमेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए चुनौती बन गए हैं। जोधपुर में भी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने पहले जैसे हालात नहीं हैं। बाड़मेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, चुरू, झुंझुनू और नागौर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा मजबूत नहीं बताए जा रहे। इन्हीं सीटों के आधार पर कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है। चाहे एक सीट ज्यादा है, कांग्रेस की एक सीट भी ज्यादा आएगी। आप समझ लेना, अंडर करंट है घमंड को तोड़ने का, अंडर करंट है भूख गरीबी महंगाई को मिटाने का, अंडर करंट है बीजेपी को जवाब देने का। किसके साथ क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये आज सुन लेना आप, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का। क्या बीजेपी को पता है क्या पहले से फीड कर रखा है कि 400 आएगी? कांग्रेस भले ही दावा कर रही हो, लेकिन जानकारों का क्या कहना है वो सुनिए। राजस्थान के अंदर जहाँ तक वो सवाल ये है कि राजस्थान में एक बात होता है, वो ये है कि कांग्रेस 2-5 सीटों के अलावा कहीं संघर्ष में भी नहीं, और बड़े नेताओं की कोई हिम्मत ही नहीं दिखी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी, इनमें चुनाव लड़ने की न तो हिम्मत दिखी, न किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़े करने की इनकी कोई मंशा दिखी जो सीट निकाल सके और कांग्रेस को कांग्रेस के जो उम्मीदवार से विजयी कर दो। आमतौर पर माना जाता है कि अन्य दल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आरएलपी और सीपीआई के साथ गठबंधन कर लिया है, तो ये आपसी समर्थकों का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है। दूसरी ओर बीजेपी के सामने बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जैसी कई सीटों पर भीतर घात रोकना बड़ी चुनौती रहेगी। इसके साथ ही वोट शेयर में बढ़त बरकरार रखनी होगी। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में करीब 55.6% और 2019 में करीब 58.4% था। इन आंकड़ों को बनाए रखना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जैसे जैसे पीएम मोदी के राजस्थान में दौरे बढ़ेंगे, वैसे वैसे माहौल भी बदलता जाएगा। वैसे नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। और देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जहां बीजेपी ने सभी सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सियासी तिलिस्म को क्या बीजेपी तोड़ पाएगी? 2019 में मध्य प्रदेश के 29 में 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी को तब भी छिंदवाड़ा सीट पे शिकस्त मिली थी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 325 किलोमीटर के फासले पर वो शहर जिसकी सियासी फिजा 4.5 दशकों से अपनी अलग पहचान लिए हुए है। ये पहचान है कांग्रेस दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। 4.5 दशकों से छिंदवाड़ा के हर शख्स ने होश संभालने के बाद कमलनाथ या फिर उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ को ही नेता के रूप में देखा है। नकुलनाथ एक बार फिर उसी सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके बीच प्रार्थना करने आया हूं कि आने वाले 19 तारीख को आप विधानसभा से भी ज्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बरसाएंगे और मुझे दोबारा मौका देंगे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर मैदान में हैं। नाथ खानदान की सियासी विरासत पर भरोसा है और इसकी वजह भी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1951 में वजूद में आई और तब से लेकर अब तक यहां 66 सालों से कांग्रेस का ही सांसद चुना जाता रहा है। सबसे ज्यादा 9 बार कमलनाथ
छिंदवाड़ा से सांसद रहे, जबकि उनकी पत्नी अलका नाथ और पुत्र नकुल नाथ एक बार सांसद रहे हैं। 1997 के उपचुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर इस सीट से कमलनाथ परिवार का तिलिस्म तोड़ा था। सवाल ये है कि क्या 2024 में भी ऐसा हो सकता है? छिंदवाड़ा की सीट पर बीजेपी की रणनीति ये है कि नकुल नाथ की कमियों को उजागर करें और ये आरोप लगाएं कि वो आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कमलनाथ ने कोई विकास नहीं किया, जबकि खुद नकुल नाथ का ये कहना है कि हमारी रणनीति विकास की बातें करना है और हम विकास की बातें कर रहे हैं। यूपी और राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के गढ़ में जमकर सेंधमारी की है। हाल में दीपक सक्सेना को पार्टी में ज्वाइन करवाने से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल करवाया जा चुका है। क्या रणनीति है छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह छिंदवाड़ा के लिए लगी हुई है कि छिंदवाड़ा ना हाथ हो जाए। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया इस बार नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कमल का फूल और कुछ नहीं छाड़े। आपकी रणनीति क्या है? मेरा एकमात्र है विकास विकास विकास। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का कितना असर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी की उम्मीदों की वजह क्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद हैं। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की पारंपरिक सीट रही है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुल नाथ की जीत का मार्जिन लगातार कम हुआ है। 2014 से 2019 के दौरान छिंदवाड़ा में कांग्रेस का वोट शेयर 3.5% घटा है। दूसरी ओर बीजेपी का वोट परसेंट 4% बढ़ा है। नकुल नाथ को 5,87,305 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नत्थन शाह कौरेती को 5,49,769 वोट मिले थे। जीत का फासला 40,000 से भी कम वोटों का था। इससे पहले ये मार्जिन 1 लाख से अधिक वोटों का रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को कमजोर सीटों में रखा। पिछले कुछ महीनों के दौरान बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ भेदने के लिए पूरा जोर लगाया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद ही शिवराज चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने का फायदा नकुल नाथ को मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है। बीजेपी मिशन 400+ के लिए पूरी जी जान से जुटी है। ऐसे में नकुल नाथ के लिए राह शायद पहले जितनी आसान न रहे। वोटर क्या कहते हैं वो सुनिए। छिंदवाड़ा में जो भी विकास हुआ लगभग 95% विकास कमलनाथ जी की देन है। ये सड़क, एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर चीज कमलनाथ जी की देन। छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी 44 साल से जुड़े हैं। वो जब से जुड़े, जब रोड गांव में साइकिल भी नहीं जाती थी, उन्होंने पैदल भ्रमण करे हैं। और मेरे मानना जो है, आज मान चलो मैं हूँ, मेरा बाप है, मेरे बाप को कोई गड्ढा है, उसको लेवल करे 10 फीट और मैं भीम काला में खड़े कर दूँ, मैं कहूँ कि मैंने करो नहीं, मेरे बाप की मेहनत तो देखो, उन्हें 10 फीट गड्ढा पूरा किया है। तो कांग्रेस गड्ढे पूरा करी, रोड और बिजली ताम झाम सब तो करे उन्होंने। लोगों की अपनी राय है, लेकिन अब तक 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिन्हें कमलनाथ ने ही राजनीति का ककहरा सिखाया था। बचे खुचे कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हैं और जनता पर कमलनाथ की राजनीतिक कमजोरी का मनोवैज्ञानिक असर दिखना शुरू हो चुका है। बीजेपी भी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब होती जा रही है कि अब कमलनाथ का समय चला गया।